हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 8 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए आपको मैथमेटिक्स थर्ड का सेपरेट बैच मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर एक लेक्चर के अंदर हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो बैच के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम पूरी यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको हर एक यूनिट के 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट नंबर 1 यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, लेकिन मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस आपको केवल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको लेक्चर के साथ साथ ये पूरा का पूरा कंटेंट भी मिलेगा। मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिलेगा जहां से पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले हम इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंटरपोलेशन। देखिए इंटरपोलेशन क्या है। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। देखो यहां पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर आपको x के कॉरस्पॉन्डिंग x की कुछ वैल्यूज गिवन है और x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज गिवन है। तो इस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में x की एक वैल्यू गिवन होगी, x की एक वैल्यू गिवन होगी और x की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 केस बनेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर x की जो वैल्यू गिवन है, x की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू x0 और xn के बीच में भी हो सकती है, मतलब इन दोनों के बीच में हो सकती है या फिर इनके बाहर हो सकती है। बाहर होने का मतलब है कि x के गिवन वैल्यू xn के आगे हो सकती है या फिर x0 के पीछे हो सकती है। तो यहां पर 2 केस बन गए। बात समझ में आ रही है? 2 केस यहां पर बन गए कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो x की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू x0 और xn के बीच में क्या करती है, बिलोंग करती है। भाई इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू x0 और xn के क्या है, बीच में है और आपको क्या करना है, y को कैलकुलेट करना है। तो अगर x की वैल्यू x0 और xn के बीच में है तो y की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब आपको इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास x की कोई वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू x0 और xn के बीच में है तो y की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन कहेंगे। नाउ अब केस नंबर 2, अगर x की जो वैल्यू गिवन है अगर वो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है
दोनों के बीच में नहीं है, मतलब कहां पर होगी, या तो xn के बाद में होगी या x0 के पहले होगी। तो ये केस बनेगा जब यहां पर बीच में नहीं है। तो उस केस में y की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो यहां पर दो वर्ड आ गए, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। लेकिन आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, आज के टॉपिक का हमारा नाम है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, है ना। तो आप कहेंगे सर एक्सट्रापोलेशन क्या हमें नहीं पढ़ना है? तो देखो मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन इंटरपोलेशन के भी होंगे और एक्स्ट्रापोलेशन के भी होंगे, मतलब दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब क्वेश्चन चाहे इंटरपोलेशन का हो या क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेशन का हो, आपको दोनों जगह पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वही मैंने नीचे लिखा भी है, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। और इसीलिए आज के जो टॉपिक का नाम है वो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है। बात समझ में आ रही है? और न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला होगा वो दोनों जगह पर एप्लीकेबल होगा, इंटरपोलेशन में भी और एक्स्ट्रापोलेशन में भी। तो मुझे लगता है आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन चाहे इंटरपोलेशन का हो या एक्स्ट्रापोलेशन का हो, दोनों जगह पर फॉर्मूला सेम ही लगेगा। और इस बात को मैंने यहां पर लिख भी दिया है। क्लियर है? नाउ अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले ऑफ इंटरपोलेशन, यानी कि इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो हम केवल उन फॉर्मूलों की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि डेटा दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा इक्वल इंटरवल डेटा और दूसरा होता है हमारा अनइक्वल इंटरवल ऑफ डेटा। और दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे ना, फॉर इक्वल इंटरवल डेटा, अगर हमारे पास जो डेटा गिवन है अगर वो इक्वल इंटरवल डेटा है, इक्वल इंटरवल डेटा का मतलब होता है कि यहां पर इंटरवल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है ना। अगर इक्वल इंटरवल डेटा है तो इंटरपोलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहां पर दो फॉर्मूले हैं। एक है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और यही टॉपिक हमें आज के लेक्चर में कवर करना है। भाई आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करना है। बोलो बात समझ में आ गई? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है यहां पर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इस फॉर्मूले का यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बात समझ में आ रही? आज के लेक्चर में हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद इस यूनिट के अंदर हमारे दो लेक्चर और बच जाएंगे और वो लेक्चर होंगे अनइक्वल इंटरवल डेटा के। एक लेक्चर में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक लेक्चर में हम लैग्रांजे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर के बाद इस यूनिट में 3 लेक्चर हमारे और बचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी लिखा है और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को भी लिखा है। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने इसको इसलिए लिखा है जिससे कि आपको दोनों फॉर्मूले का डिफरेंस समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। और इन फॉर्मूलों को आपको याद भी नहीं करना, इनको समझना है। ये समझ में आ जाएंगे और समझ में अगर आ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये अपने आप ही याद रहेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की, है ना। तो हमें एक्चुअल में यहां पर करना क्या है? देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको x की वैल्यू गिवन होगी और x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए देखो यहां पर y इक्वल टू लिखा है, तो आपको यहां पर y कैलकुलेट करना है। एक और चीज देखिए, y को हम fx लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y की जगह पर आप fx का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बुक के अंदर अगर आप देखेंगे कहीं पर y लिखा होगा, कहीं पर fx लिखा होगा, बात एक ही है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, फॉर्मूले को समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ध्यान देना।
y इक्वल टू, हमें y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर सबसे पहली टर्म है y0, क्या है y0। उसके बाद अगर आप सेकंड टर्म को देखेंगे तो यहां पर है डेल y0। डेल y0 मतलब ये जो डेल है ये किसका सिंबल है, ये ऑपरेटर है हमारा। कौन सा ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि हम डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या हमारा डिफरेंस ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल y0। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो आपको डेल स्क्वायर y0 मिलेगा, और आगे जाएंगे तो डेल क्यूब y0 मिलेगा, और आगे जाएंगे तो डेल की पावर 4 y0 मिलेगा। अगर इसके आगे और जाएंगे तो वहां पर आपको डेल की पावर 5 y0 मिलेगा, और आगे जाएंगे तो डेल की पावर 6 y0 मिलेगा। मतलब आप आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वैल्यूज हमें मिलेंगी कहां से। भाई y0 की डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 डेल की पावर 4 y0, ये वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सारे कवर कर लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम डिफरेंस टेबल पढ़ चुके हैं, मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पहले देख लेना। तो ये हमारी क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। बहुत सिंपल है, इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं भी बनानी आती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टेबल बनाना आपको 2 मिनट में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन के अंदर x का डेटा गिवन होता है और y का डेटा भी गिवन होता है। तो जो भी आपको x और y का डेटा गिवन है उसको आप पहले 2 कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम y के ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं। देखो यहां पर 1 बार लगाया, यहां पर ऑपरेटर को 2 बार लगाया, यहां पर 3 बार लगाया, 4 बार लगाया, 5 बार लगाया, 6 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो यहां तक खत्म हो जाते हैं, इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब हमें जैसे ये फर्स्ट देखो y के ऊपर हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लगाया है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे डेल y0। डेल y0 आपको मालूम है जब हम फॉरवर्ड ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं, किसी भी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या करता है, देखिए अगर मैं डेल y0 को कैलकुलेट करूंगा तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करेगा, इस y0 को माइनस कर देगा इसके आगे वाले फंक्शन में से, मतलब y1 में से y0 को माइनस कर देगा। तो सीधी सी बात है, ये डेल y0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी y1 माइनस y0। मतलब आपको सिंपली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। उसके बाद आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम तरीके से कैलकुलेट करना है। इसमें से इसको माइनस करो ये मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये मिल जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो भी आपको मिलेगा उसको बीच में लिखना है। देखो सारी वैल्यूज मिडिल में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में इनका रिजल्ट आएगा, इन दोनों के बीच में इनका रिजल्ट आएगा, तो आपको बीच में लिखना है। तो इसी तरीके से आप पूरी टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो याद रखना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं ये, इन सभी में आपका y0 आता है। ये देखो नोटेशन बस आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर जब हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इन सभी वैल्यूज का हमें यूज करना होगा, इन सभी वैल्यूज का हमें यूज करना होगा। बोलो बात समझ में आ रही। अब आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि ये वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी। देखो y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 डेल की पावर 4 y0, ये सारी वैल्यूज आपको यहां से मिलेंगी। तो आप क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस टेबल बनानी होगी, और डिफरेंस टेबल में ये ऊपर वाली जितनी भी टर्म है इनका यूज हम फॉर्मूले में करेंगे। तो बस आपको नोटेशन पता होना चाहिए कि इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा वो y0 की वैल्यू है, इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा वो डेल y0 की वैल्यू है, और इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा वो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है, यहां पर जो लिखा होगा वो डेल क्यूब y0 की वैल्यू है। और आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखो अगर यहां पर क्यूब है तो यहां भी क्यूब होगा, है ना, यहां पर पावर 4 है तो यहां भी पावर 4 होगी, यहां पावर 5 है तो यहां भी पावर 5 होगी। और इन सभी वैल्यूज को उठा करके
जब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज यहां पर रह गई, ये तो y0 की बात होगी ना। देखो पहली टर्म में p नहीं आ रहा, दूसरी टर्म में p आ रहा है, उसके बाद देखो यहां पर p आया। अब यहां पर क्या होगा, p में से 1 को माइनस कर देंगे, p इंटू p माइनस 1। अब देखो यहां पर दो फैक्टर हो गए, एक p और एक p माइनस 1, तो जितने ऊपर फैक्टर होंगे उतना ही फैक्टोरियल नीचे आएगा, 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए। यहां पर 4 फैक्टर हो जाएंगे, -3 तक जाएंगे हम, p इंटू p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और अगर इसके आगे भी कोई टर्म आती है तो वहां पर p माइनस 4 तक जाएंगे और नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये p क्या है, तो देखो p एक पैरामीटर है जिसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, x माइनस x0 अपॉन h। अब यहां पर जो ये x है, ये वो x होगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और अगर आपको x क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो x की फॉर्म में आएगा। क्लियर है? उसके बाद जो x0 है, तो ये आपकी x की पहली वैल्यू होगी, x की फर्स्ट वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू। तो आप यहां पर x0 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे। अब बात करते हैं h की। h क्या है? h आपका इंटरवल डिफरेंस है। इंटरवल डिफरेंस का मतलब है कि इनके बीच का जो गैप होगा, तो सीधी सी बात है, इक्वल इंटरवल डेटा है तो यहां पर जो गैप होगा वो सेम होगा। तो आप h की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां से आपको p मिल जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू उठा करके आप इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? देखिए, हो सकता है कि अभी आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन एक क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भी आ जाएंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा यहां देख लेते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें क्या होगा? देखो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा, बस माइनर से चेंज करने। अब वो माइनर चेंज क्या है? जैसे देखो यहां पर y0 आता है, मतलब y की पहली वैल्यू, यहां पर आती है हमारी y की फर्स्ट वैल्यू। देखो y0 की, y की पहली वैल्यू है ना, तो अंतर क्या है, यहां पर y0 की जगह yn आएगा, डेल yn। देखो जहां जहां पर y0 है वहां पर yn हो जाएगा। देखो y0 की जगह क्या हो जाएगा, yn का मतलब है आपको जो डेटा गिवन है उसमें y की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारा yn होगा। वो क्या होगा, yn होगा। तो ये सारी वैल्यू आपको कहां से मिलेंगी? ये आपको मिलेगी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को बना रखा है, तो इसमें yn कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है जो y की लास्ट वैल्यूज होंगी वो सारी yn की वैल्यू होगी। इसका मतलब बैकवर्ड फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यूज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी वैल्यूज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सारी वैल्यूज होंगी, है ना, ये सभी वैल्यू क्या होंगी, यूज होंगी। अब आप ये मत सोचना सर यहां पर तो yn नहीं है, भाई जो लास्ट टर्म होगी वही yn है आपका। तो इन पूरे डेटा, सारे डेटा का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद देखो p यहां पर भी आएगा। अंतर क्या है कि यहां पर जहां जहां माइनस है वहां वहां पर प्लस हो जाएगा। देखो यहां पर p माइनस 1 था, p प्लस 1 हो गया, यहां दोनों जगह माइनस था, दोनों जगह प्लस हो गया, यहां माइनस था, प्लस हो गया। तो जहां पर आपको इस फॉर्मूले में माइनस दिखाई दे रहा है वहां पर प्लस कर देंगे। प्लस को माइनस मत कर देना, केवल माइनस को प्लस करना है। तो ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलों में। चलिए, अब आपको दोनों फॉर्मूलों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, p को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो p को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहां पर होगा x माइनस xn। x0 की जगह क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा, और इस फॉर्मूले से आप p को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों फॉर्मूलों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले का यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोनों का यूज करेंगे, इसका भी और इसका भी। अब यहां पर स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए, पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होता है कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, फॉरवर्ड वाला लगाना है या बैकवर्ड वाला लगाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, फिर तो आप वही फार्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है
तब कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो देखिए उसके लिए प्रॉपर तरीका ये है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड वाई नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। देखो इसका मतलब समझना, आपके पास टेबल की फॉर्म में डेटा गिवन होगा, मतलब आपको इस तरह का डेटा गिवन होगा, ये एक टेबल है, इस तरह का डेटा आपको गिवन होगा। बोलो बात समझ में आ रही? और आपको यहां पर x की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू गिवन होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर x की जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू आपको x की गिवन है, अगर वो टेबल के स्टार्टिंग में है, टेबल के स्टार्टिंग में है, बात समझ में आ रही है, मतलब इस टेबल के स्टार्टिंग में है, तो आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर x की वैल्यू जो आपको गिवन है, अगर वो वैल्यू आपको टेबल के एंड में गिवन है, कहां पर गिवन है? टेबल के एंड में, मतलब आखिरी में कहीं गिवन है, तो उस केस में आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरा केस, अगर मान लीजिए x की वैल्यू एकदम बीच में गिवन है, ना एंड में है ना स्टार्टिंग में है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में भी आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर हमने गलती से बैकवर्ड लगा दिया तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? तो यहां पर मैं एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं। देखिए अगर आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से सॉल्व करना था, लेकिन आपने फॉरवर्ड से सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये कहता है, प्रॉपर तरीका ये कहता है कि अगर x की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है टेबल के, है ना, स्टार्टिंग में गिवन है टेबल के, तो आप न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएं, और अगर एंड में गिवन है तो बैकवर्ड लगाएं, और बीच में गिवन है तो भी आप फॉरवर्ड लगाएं, बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, आंसर दोनों से सही आएगा। मतलब इंटरपोलेशन के आप सारे क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर जो मेथड मेंशन है आप उसी से क्वेश्चन को करेंगे, और प्रॉपर तरीका यही कहता है कि वैल्यू अगर आपको एंड में निकालनी है तो बैकवर्ड लगाएं, स्टार्टिंग में निकालनी है तो फॉरवर्ड लगाएं। तो मुझे लगता है अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा है ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो 100% क्लियर तभी होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कॉन्सेप्ट आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप थोड़ी देर के बाद। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड। अब देखो यहां पर पहले से ही मेंशन कर दिया कि आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड का आपको यूज करना है। तो अब कोई डाउट ही नहीं रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1.6, मतलब यहां पर हमें f1.6 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो 1.6 क्या है, सीधी सी बात है, fx इक्वल टू आपको गिवन है f1.6। इसका मतलब हमें यह कहा गया है कि जब x की वैल्यू 1.6 है तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि y की जगह पर fx भी हो सकता है या fx की जगह y हो सकता है। हमें यहां पर टेबल में y दे रखा है तो आप इस y की जगह पर fx भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको यहां पर यह तो समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1.6 गिवन है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बनानी है, क्योंकि डिफरेंस टेबल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। डिफरेंस टेबल बनाएंगे पहले, उसके बाद p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में उठा करके सारी वैल्यू रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिफरेंस टेबल सबसे पहले बना लेते हैं ना। डिफरेंस टेबल सबको बनानी आती होगी, है ना, और अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी। डिफरेंस टेबल, अब मैं यहां पर डिफरेंस टेबल बनाने जा रहा हूं। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास गिवन डेटा है, देखो x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। अच्छा हमें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.6 गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1.6 कहां पर आएगा, 1.6, 1.4, 1.8 के बीच में आएगा, मतलब हमें डेटा मिडिल में गिवन है। कहां पर गिवन है, मिडिल में।
तो मान लीजिए अगर यहां पर नहीं लिखा होता कि हमें कौन से फॉर्मूले से करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता है कि हमारा डेटा बीच में गिवन है तो हमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है। एंड में गिवन होता तो बैकवर्ड लगाते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, तो हमें x इक्वल टू 1.6 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और 1.6 इन दोनों के बीच में आएगा। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल में पहले कॉलम में x की वैल्यू आएगी, दूसरे कॉलम में y की वैल्यू आएगी, है ना। और थर्ड कॉलम में अब हम क्या करेंगे? y के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे, है ना, डेल y। उसके बाद y के ऊपर 2 बार ऑपरेटर लगाएंगे तो डेल स्क्वायर y, 3 बार लगाएंगे तो डेल क्यूब y, 4 बार लगाएंगे तो डेल की पावर 4y। अब कैसे पता चलेगा कि y के ऊपर ऑपरेटर को कितनी बार लगाना है, कितनी बार लगाना है? तो वैसे तो आपको यहां से भी पता चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कॉलम तो आप आगे बढ़ा भी सकते हैं ना, आप स्कोप रखना कि आपका आगे कॉलम क्या हो जाए? बढ़ जाए, जगह छोड़ के चलना आगे। चलिए, अब यहां पर x की वैल्यूज को मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए x की क्या वैल्यूज है, जरा ध्यान देंगे। x की हमें 4 वैल्यूज गिवन है। एक तो 1, उसके बाद 1.4, और देखो थोड़ा सा यहां पर गैप देना, मतलब आप एक एक लाइन, अगर आपका जो रजिस्टर है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें लाइंस गिवन है तो आप जब x की वैल्यूज और y की वैल्यूज लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो 1, उसके बाद 1.4, उसके बाद 1.8, और उसके बाद हमें गिवन है 2.2। क्लियर है? ये डेटा हमें गिवन है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास है 3.49। 1.4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 4.82। उसके बाद 1.8 के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है 5.96। 2.2 के कॉरस्पॉन्डिंग है 6.5। ये डेटा हमें गिवन है। क्लियर है? डेटा को कॉपी करते समय गलती मत कर देना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में डेटा को गलत कॉपी कर दिया तो आपका क्वेश्चन शुरू में ही गलत हो जाएगा। तो इस डेटा को ध्यान से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 3.49, 4.82, 5.96, 6.5 करेक्ट है। अब यहां पर हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे, जरा ध्यान देंगे। देखो करना क्या है, अब आपको सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस करना है और बीच में लिखना है। तो 4.82 में से आप कैलकुलेटर का यूज करें। 4.82 में से माइनस करना है 3.49 को। 3.49 को ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.33। तो आप 1.33 को इन दोनों के बीच में लिखेंगे आगे, और आगे बढ़ते हैं। तो 4.82 में से 3.49 मैंने माइनस कर दिया। नाउ 5.96 में से माइनस करना है 4.82 को। 4.82 को तो वैल्यू आती है 1.14। 1.14 और आगे चलते हैं। अब 6.5 में से इसको माइनस करना है। 6.5 में से माइनस करना है 5.96 को। तो ये हमारे पास आएगा 0.54। ये डेटा हमारे पास आ गया। तो देखो हमने y के ऊपर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलेंगे, अब 2 बार इस पर लगाएंगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करना, अगेन सेम पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें से इसको माइनस करो, बीच में लिखो। तो 1.14 में से अगर आप माइनस कर दें 1.33 को, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस में -0.19। क्लियर है? -0.19। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करो। 0.54 में से माइनस कर दीजिए 0.54 में से माइनस कर दीजिए 1.14 को। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस में 0.6 निगेटिव में। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो 0.54 में से 1.14 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, सेकंड भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस में 0.6 माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस
प्लस, तो 0.19 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव में माइनस का 0.41। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, देखो मैंने यहां पर y के ऊपर में डेल की पावर 4 यानी कि y के ऊपर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर को 4 टाइम्स लगा रहे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये कॉलम यहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया। देखो हमारे पास सिंगल टर्म बची है, तो इसका मतलब आगे वाला जो पार्ट है इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि ये पार्ट अब यहां पर नहीं आएगा। इतनी टेबल बस आपको बनानी है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को हमें बनाना है। ये हमारी टेबल है, क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में अच्छे से अब आ गया होगा तो किस तरह से हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब आगे देखो, टेबल हमारी बनके तैयार हो गई, ये दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब क्या करें, अब यहां पर हमें क्या करना है, पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब जरा यहां पर ध्यान देंगे ना, हेयर, अब देखो यहां पर हेयर, सबसे पहले हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता है p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन में h। तो हमें ये तीनों वैल्यूज चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए x की वैल्यू कितनी है, तो x मतलब जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 1.6। उसके बाद x0 कितना है, x0 की अगर मैं बात करूं तो x की पहली वैल्यू 1 है, कितना है 1। उसके बाद h इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस का मतलब है x की वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो यहां पर इक्वल इंटरवल डेटा है, अगर आप चेक करेंगे तो 1.4 में से 1 को माइनस करेंगे 0.4 आएगा, किसी को भी माइनस करो 0.4 ही आएगा। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या है, 0.4 है, 0.4। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हम p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। p का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स जीरो अपॉन में h, वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1.6 माइनस x0 कितना है 1 और अपॉन में h कितना है 0.4। तो यहां पर 0.6 अपॉन 0.4, तो यहां पर अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो यहां से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.5। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि p की वैल्यू को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे p की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है, क्लियर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो ये फॉर्मूला लगाना है। हम यहां पर p की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, हम यहां पर डेल वाई जीरो कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल वाई जीरो कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल स्क्वायर वाई जीरो कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सब कैलकुलेट कर चुके हैं। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। बोलो बात समझ में आ रही है, फॉर्मूले को अप्लाई कर देना। अब जरा ध्यान से देखो ना, अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो यहां पर लिखेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो अब मैं यहां पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले को लगाने जा रहा हूं। तो ध्यान देना फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला यहां पर हमारा होगा y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई जीरो प्लस p डेल वाई जीरो प्लस p इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3, डेल की पावर 3 वाई जीरो। अब फॉर्मूला लिखना कहां तक है वो आपको टेबल से पता चलेगा, डेल की पावर 3 तक हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यहीं तक लिखना है, इसके आगे फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें डेटा को पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, देखिए वाई जीरो कितना है भाई, देखो वाई जीरो क्या होगा। अब देखो आपको नोटेशन याद रखनी है, देखो ये वाई जीरो की वैल्यू है, ध्यान से समझना जरा, ये वैल्यू आपकी वाई जीरो की है, ये डेल वाई जीरो की है, ये डेल स्क्वायर वाई जीरो की है और ये डेल क्यूब वाई जीरो की है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से डेटा का यूज करना है। देखो ये पूरा डेटा आपका फॉर्मूले में यूज हो जाता है, ये डेटा फॉर्मूले में यूज होगा। देखो हम x0 को ऑलरेडी p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कर चुके हैं, है ना, और y0 से लेकर के यहां तक का जो डेटा यूज होगा ये आपका फॉर्मूले में यूज होगा। तो यहां पर y0 की वैल्यू कितनी है भाई, 3.49, y0 की वैल्यू है 3.49, तो यहां पर पुट कर देंगे 3.49 प्लस p कितना है 1.5 है, p आपके पास है 1.5 इंटू डेल y0 की वैल्यू 1.33 है, तो यहां पर 1.33 लिख देंगे प्लस, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए प्लस, अब यहां पर आ जाओ p की वैल्यू कितनी है 1.5, और 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.5, अपॉन में कितना है 2 फैक्टोरियल का हो गया 2, और डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी है, देखो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है माइनस में 0.19, माइनस में 0.19। अब आगे चलते हैं ना, प्लस, अब यहां पर आ जाओ, देखो p कितना है भाई, p आपके पास है 1.5 इंटू 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 इंटू, अब यहां पर देखो 1.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस में 0.5 बचेगा भाई, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, और डेल की पावर 3 इंटू y0 कितनी वैल्यू है माइनस का 0.41, तो ये वैल्यू हमारे पास है माइनस का 0.41। बस अब आपको कैलकुलेटर का यूज करके इस वैल्यू को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना, देखिए कितनी आएगी 3.49 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1.33 को तो ये आपका आता है 1.995 प्लस, अब यहां पर इन तीनों को, अब देखो ध्यान देना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहां पर निगेटिव आएगा तो माइनस साइन, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को 0.5 के साथ में, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.19 के साथ में, तो जो भी आता है उसको 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.07125 ये वैल्यू। उसके बाद इधर देखो माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू प्लस में आएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.41, जो भी आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देना, तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस में 0.025625। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा 3.49 प्लस 1.995 प्लस, अब प्लस वाली लास्ट वाली वैल्यू ऐड कर देता हूं 0.02625, और उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं 0.07125, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 5.439, आगे भी आ रहा है लेकिन इतना सफिशिएंट है। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था f1.6, तो सीधी सी बात है, जो आपकी ये y की वैल्यू आई है यही वैल्यू क्या है आपकी, यही वैल्यू आपकी f1.6 है। तो f1.6 की वैल्यू आ गई, f1.6 की वैल्यू आ गई 5.439, तो यही हमारा फाइनल आंसर है 5.439। आगे भी है लेकिन 3 डिजिट तक मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आया है ये सही है या गलत है। देखो कैसे, ध्यान देना, देखो आपको x की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.6 जो है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में था। अगर आप ध्यान दें 1.6 इन दोनों के बीच में है, तो आपका जो y का आंसर आया है वो आंसर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब 4.82 से बड़ा और 5.96 से छोटा। एक बार चेक करके देखो क्या ये 5.96 से छोटा है, हाँ छोटा है।
क्या ये 4.82 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपका आंसर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस टॉपिक के, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को समझना है और क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। ठीक है, डिफरेंस टेबल बनाने के बाद केवल डेटा पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है जिससे ज्यादा समय ना लगे। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहां पर आपको f 0.18 की वैल्यू चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगेन यहां पर आपको लिख करके दिया है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है और x की वैल्यू कितनी है 0.18। अब ध्यान दो 0.18 इन दोनों के बीच में आएगा भाई, 0.1 से बड़ा है ना, ये 0.1 से बड़ा है और 0.2 से छोटा है, तो 0.18 इन दोनों के बीच में आएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमें डेटा गिवन है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनानी है। कैसे बनानी है, पहले कॉलम में x को लेंगे, दूसरे कॉलम में, अब यहां पर fx दिया तो मैंने fx लिख दिया, पर आप fx की जगह पर y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fx लिखें या y लिखें, बात एक ही है। चलिए तो देखो x का कॉलम हो गया, fx का कॉलम हो गया, क्लियर है। अब ये डिफरेंस टेबल बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा। बस ध्यान रखना कि लिखना बीच में ही है, लिखना बीच में ही है। आगे बढ़ेंगे, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, 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 और इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा। डिफरेंस टेबल आपकी बनके तैयार हो गई है। डेल की पावर 4 तक हम गए हैं। अब हमें p निकालना है। p के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले x देखो कितना है, तो x हमें 0.18 गिवन है। उसके बाद x0 कितना है, x0 ये पहली वाली वैल्यू होती है, तो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 0, तो x0 की वैल्यू यहां पर 0 है। उसके बाद इंटरवल डिफरेंस, देखो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0.1 आएगा। भाई 0.1 में से आप 0 को माइनस करेंगे 0.1 ही बचेगा, तो 0.1 आएगा। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। p का फॉर्मूला होता है x माइनस x0 अपॉन h। वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है 1.8। बस इसी वैल्यू का यूज करेंगे फॉर्मूले में। तो देखो अब हमारे पास ये y0, देखो ये x0 की वैल्यू y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यू y0, डेल की पावर 4 y0, ये सारी वैल्यू हमारी किसकी है, y0 की है। तो इस डेटा को मुझे यूज करना है, इस डेटा का मुझे यूज करना है, ये वाला जो डेटा है मेरा, बस इसका यूज आपको कर देना है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये डेटा आपको यूज करना है। 0 को आप ऑलरेडी यहां पर यूज कर चुके हो, है ना। अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, y0 से। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे, देखो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला कहां तक लिखेंगे, जहां तक हमारी टेबल बनी है, पावर 4 तक बनी है, तो फॉर्मूला भी पावर 4 तक ही लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। देखो y0 कितना है भाई, 1 है। उसके बाद डेल y0, देखो p और डेल y0, p कितना है 1.8 और डेल y0 कितना है, डेल y0 हमारा ये रहा 0.5052, ये पुट कर दिया। उसके बाद यहां पर देखो p कितना है 1.8, p माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.8, अपॉन में कितना है 2, और डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू कहां से देख लेंगे, यहां से देख लेंगे, ये डेल स्क्वायर y0 है। और आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर आ जाओ, देखो p की वैल्यू 1.8, p माइनस 1 0.8, p माइनस 2 कितना आएगा, सीधी सी बात है 1.8 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.2 बचेगा। और उसके बाद अपॉन में 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद डेल क्यूब y0 की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, डेल क्यूब y0 की वैल्यू ये रही, माइनस में 0.1583, माइनस में 0.1583। आगे चलेंगे, यहां पर देखो p की जगह 1.8, p माइनस 1 की जगह 0.8, इसकी जगह पर माइनस 0.2 और इसकी जगह पर माइनस का 1.2। उसके बाद डेल की पावर 4 y0 की वैल्यू यहां से ले लेंगे, ये रही 0.2126 और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, सबको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐसे लिख देना है और उसके बाद इन सब को ऐड कर देना है।
तो ऐड करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, कैलकुलेशन भी इजी है। बस आपको क्या करना है, एक तो आपको फॉर्मूला समझना है और डिफरेंस टेबल बनाना सीख लेना है। डिफरेंस टेबल बनाना बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराना हूं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2019 में। यहां पर जो लेक्चर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2024 में आ चुका है। और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2020 में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहां पर क्या है, आपको डेटा लिख करके दे दिया, टेबल की फॉर्म में नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो यहां पर आपको क्या गिवन है, साइन 45 की वैल्यू गिवन है, साइन 50 की वैल्यू गिवन है, साइन 55 की वैल्यू गिवन है और साइन 60 की वैल्यू गिवन है। और आपसे कहा है कि साइन 52 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। साइन 52 की वैल्यू को क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह मान लेते हैं लेट जो हमारा y है वो साइन x के बराबर है। देखो y इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, है ना। y इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। अब मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं, छोटी सी एक टेबल यहां पर हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी टेबल, क्योंकि हमारा जो डेटा इस बार वो टेबल की फॉर्म में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अपने आप टेबल की फॉर्म में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो तो यहां पर मैं सबसे पहले टेबल बनाने जा रहा हूं। देखिए तो यहां पर मैं लूंगा x की वैल्यू और यहां पर मैं ले लूंगा y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इधर x और ये हो गया y। अब जरा ध्यान से देखना ना, अब यहां पर इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो x की पहली वैल्यू क्या है, सीधी सी बात है y इक्वल टू साइन x है ना। तो ये जो 45 डिग्री है ये क्या है, x है। तो अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है, ध्यान से समझना, अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है, 0.7071 है। उसके बाद अगर y की वैल्यू, देखो नेक्स्ट वैल्यू देखो, अगर x की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, अगर x की वैल्यू 50 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है 0.7660। और आगे चले, और आगे अगर हम चलते हैं तो अगर देखो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, अगर x की वैल्यू 55 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है भाई, 55 पर 0.8192। और आगे अगर चलते हैं तो अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वैल्यू, और नेक्स्ट वैल्यू में x कितना है 60 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है 0.8660। बोले बात समझ में आ रही है। तो हमें डेटा टेबल की फॉर्म में गिवन नहीं था, इसलिए हमने पहले डेटा को किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब आगे देखिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल अगर आपको बनानी आती है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले डिफरेंस टेबल को बना लें। डिफरेंस टेबल मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पर x की वैल्यूज आएंगी, यहां पर y की वैल्यूज आएंगी। तो पहले मैं x की वैल्यूज को लिख लेता हूं। x की वैल्यू हमारे पास एक 45 है, 50 है, 55 है और 60 है, चार वैल्यूज हमें गिवन है। तो 45, x की वैल्यू कितनी है पहली 45, ध्यान दीजिएगा 45। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 50, बीच में एक लाइन छोड़ के चलेंगे, उसके बाद 55 और लास्ट वैल्यू है 60, लास्ट वैल्यू है 60, है ना। 45, 50, 55, 60। उसके बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को लिखेंगे। देखो 45 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0.7071, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग है
0.7660, 55 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0.8192 और 60 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0.866 और 0। अब यहां पर डिफरेंस टेबल को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, y के ऊपर एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर y के ऊपर 2 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, है ना, उसके बाद 3 बार लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं कहां तक जाता है, ध्यान देना। देखो ना यहां पर आ जाते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल वाई की वैल्यूज आएंगी। तो यहां पर माइनस कर लेते हैं, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, सही है 0.7071, 0.7660, 0.8192, 0.8660, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 7660, एक मिनट, 0.7660 में से माइनस करना है 0.7071 को, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.0589, ये आएगा भाई माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करिए, यानी कि 0.8192 इसमें से माइनस कर देंगे 0.7660 को, तो इस बार हमारे पास आएगा 0.532, नहीं जीरो भी आएगा एक पहले, 0.0532। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 0.8660 माइनस 0.8192, माइनस को ध्यान से करेंगे तो ये आएगा 0.0468। अब अगले कॉलम में जाएंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए कितना आएगा ना, 0.0532 माइनस कर देंगे 0.0589, तो 0.0532 में से 0.0589 को माइनस करेंगे तो अब आपका आंसर आएगा माइनस में -0.0057। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 0.0468 में से माइनस कर देंगे 0.0532 को, तो अगेन माइनस में आएगा -0.0064। अब हमारे पास फाइनली ये दो वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 0.0064 में से इसको माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0057, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस में 0.0007, ये आएगा, है ना। तो यहां पर हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब और किसी कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? देखो आपको यहां से भी पता चल जाएगा, अगर आपके पास टोटल डेटा कितना गिवन है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 तक का डेटा गिवन है, तो अगर 4 तक का डेटा गिवन है तो यहाँ पर डेल की पावर 3 तक आएगा। क्लियर है? डेटा को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉलम आएंगे या कितने नहीं आएंगे। बोले बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर पी की वैल्यू को ना। हे यार अब जरा ध्यान दो, पी कितना है भाई, तो पी के लिए हमें एक तो चाहिए एक्स। एक्स कितना है इस बार, देखो हमें साइन 52 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमारे पास एक्स जो है वो 52 डिग्री है। बोलो बात समझ में आ रही है? 52 डिग्री। एक्स जीरो कितना है, एक्स जीरो हमारे पास 45 डिग्री है, 45 डिग्री एक्स की पहली वैल्यू। उसके बाद एच कितना है, अगर आप एच को ध्यान से देखेंगे तो देखो इंटरवल डिफरेंस कितना 5 का है, इसका मतलब एच हमारा यहां पर 5 डिग्री है। बस अब आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू को पुट कर लेना है, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन में एच इज इक्वल टू एक्स कितना है 52 माइनस एक्स जीरो कितना है, एक्स जीरो ये है 45 और अपॉन में 5।
तो यहां पर ये आ जाएगा 7/5 मतलब 1.4। कितना आ जाएगा? 1.4। ये वैल्यू आपके पास पी की आएगी। तो यहां से हमने पी की वैल्यू को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। भाई देखो 7/5, तो 7 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 1.4 ही आएगा। तो यहां से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब क्या करें? देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ अंतर नहीं है, बट टेबल बनानी है, पी निकालना है, फॉर्मूला लगा देना है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हमें यहां पर 52 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 52। साइन 52 इन दोनों के बीच में है, तो सीधी सी बात है जो साइन 52 डिग्री की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। कंफर्म है ना? तो आंसर आपको पहले से ही पता है कि कौन सी दो वैल्यू के बीच में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना, आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। चलिए y इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल y0 डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, यहां पर 1 था, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहां पर पावर 3 आएगी, डेल की पावर 3 y0 प्लस, अब कहां तक जाना है भाई? अच्छा यहां पर 3 तक ही जाना है, तो आगे नहीं लिखेंगे, 3rd तक हमारा काम हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैं डेटा को पुट करने जा रहा हूं, वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। देखिए क्या पुट करेंगे ना, y इज इक्वल टू y0 कितना है भाई? y0 देखो ये रहा, ये x0 है, x0 का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस डेटा का हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो कौन से डेटा का यूज करना है भाई? हमें इस डेटा का यूज करना है, इस डेटा का। क्लियर है? तो ये हमारा x0 था, ये हमारा y0 है 0.7071 0.7071 प्लस p कितना आया? 1.4। हाँ 1.4 को मल्टीप्लाई करना है डेल y0 से। देखो डेल y0 कौन सा? ये रहा 0.0589 प्लस, है ना 0.5089। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर देखिए p कितना है? 1.4 इंटू 1.4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा। अब डेल स्क्वायर y0 कितना है? डेल स्क्वायर y0 है माइनस में, तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 0.0057 प्लस, अगले पे चलते हैं, अगली टर्म। अब ये नेक्स्ट टर्म है हमारी, देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 1.4। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 1.4 इंटू 1.4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.4 इंटू, अब 1.4 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस में 0.6 बचेगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बचेगा, और इंटू में डेल की पावर 3 y0, डेल की पावर 3 y0 कितना है? माइनस में 0.0007, तो माइनस में 0.007। बस इन सबको क्या करना है? आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू 0.7071 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 इंटू 0.0589, कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 0.08246 प्लस। अब आगे देखो, अच्छा नेक्स्ट वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ये माइनस साइन है, तो माइनस
कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.0057 और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001596 और आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो जगह पर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा। वैल्यू कितनी आएगी 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.007 नहीं, एक जीरो और आएगा, 3 बार जीरो है 7 और जो भी आया है उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.0004 4 बार जीरो आएगा भाई 392। इन सबको कर देंगे ऐड, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। चलिए ऐड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा 0.7071 प्लस 0.08246 प्लस, अब ये प्लस में इसको ऐड कर देते हैं 0.1234 4 बार जीरो 392 और जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देते हैं ये वैल्यू को 0.001596, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की 0.7880032। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्या आंसर सही है। देखो y की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 0.76 से बड़ी और 0.81 से छोटी, तो 0.76 से, एक मिनट, अच्छा इधर आ गया मैं, हाँ देखो 0.76 से बड़ी वैल्यू है और 0.81 से हमारी क्या है, छोटी वैल्यू है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो हमसे क्या पूछा था, sin 52 डिग्री पूछा था, तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आई है y की वो एक्चुअल में sin 52 डिग्री की है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं hence sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0.078800032। ये हमारा क्या है, sin 52 डिग्री की फाइनल वैल्यू है। तो इस तरह से हमने इंटरपोलेशन का यूज करके sin 52 डिग्री की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो जैसे हमें यहां पर क्या है ना, जैसे हमें यहां पर sin 52 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और हमारे 52 डिग्री यहां पर आ रहा है ना। तो बहुत सारी बुक्स में क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं उनमें भी करते हैं, है ना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। तो अगर मान लीजिए हमारा 52 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है और हमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है, तो वो क्या करते हैं, जो इससे पहले, देखो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके पहले हमारी ये वैल्यू है ना, तो वो इसको x0 मान लेते हैं। मतलब वो टेबल को बनाना, ध्यान से समझना, वो टेबल को बनाना यहां से स्टार्ट नहीं करते, यहां से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है x0 की जो वैल्यू है, मतलब वो इन वैल्यूज को हटा देंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, हटा देंगे और टेबल को यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहला डेटा हटा देंगे। तो हमारी टेबल कहां से स्टार्ट होगी, 50 से, तो यहां पर 50 डिग्री आएगा और यहां पर ये वैल्यू आएगी। उससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है और आंसर जो आपका आएगा वो भी करेक्ट आएगा। हाँ, मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, लेकिन वो तरीका गलत नहीं है, तरीका सही है। देखिए वो तरीका वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिए हों, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा रहे हैं तो आपकी टेबल का जो पहला डेटा है वही आपका x0 और y0 होगा, है ना, वही क्या होगा, आपका x0 और y0 होगा। किसी भी डेटा को आपको हटाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप हटा के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारी किताबों में ऐसा होता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू। अब हमें इस डेटा की हेल्प से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है ना, यहां पर आपको कहीं पर भी x की वैल्यू गिवन नहीं है,
तो याद रखना, जब आपको x की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आपका आंसर x की वैल्यू के फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में आएगा। और सीधी सी बात है, जब आपका आंसर x की फॉर्म में आएगा तो वहां पर आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगी। अब वो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी जो फाइनल पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री कितनी होगी? तो वो आपको डेटा पॉइंट से पता चल जाएगा। अगर आपके पास जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 4 डेटा पॉइंट है, तो अगर 4 डेटा पॉइंट है तो 4 डेटा पॉइंट के केस में जो पॉलिनोमियल बनती है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक्चुअल में ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉलिनोमियल के कांस्टेंट होते हैं। पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। और आपको मालूम है, अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है तो उसमें 3 कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है 2 डिग्री की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारी सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 कांस्टेंट है ए बी सी। अगर थर्ड डिग्री की होगी तो 4 कांस्टेंट होंगे, 4 डिग्री की होगी तो 5 कांस्टेंट होंगे, 6 डिग्री की होगी तो 7 कांस्टेंट होंगे। और यहां पर जो डेटा पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं ये एक्चुअल में कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहां पर हमारे पास कितने कांस्टेंट है? 4। तो जो यहां पर पॉलिनोमियल बनेगी उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 कांस्टेंट गिवन है तो 3 डिग्री की ही पॉलिनोमियल बनेगी। हो सकता है कि 2 डिग्री की बन जाए, हो सकता है कि 1 डिग्री की बने, लेकिन 3 से ज्यादा की नहीं बनेगी, इतना कंफर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और यहां पर हम पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? डिफरेंस टेबल बनानी है। डिफरेंस टेबल, तो ध्यान दीजिएगा, मैं डिफरेंस टेबल बनाने जा रहा हूं। देखो कैसे बनेगी, वही तरीका सेम, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक्स और यहां पर चलिए एफ एक्स दिया तो मैं एफ एक्स ही लिख लेता हूं, बाकी आप वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां पर हम एफ एक्स के ऊपर एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हम यहां पर 2 बार लगाएंगे, और उसके बाद हम यहां पर 3 बार लगाएंगे। 3 बार में ही हमारा यहां पर काम हो जाएगा। हर एक टेबल में एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बना हुआ है ना, उसको मैं हटा दूंगा। चलिए अब देखो यहां पर वैल्यूज क्या हमारे 0 1 2 3, तो 0 एक लाइन छोड़ के लिखना है, 0 1 2 एंड 3। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 है। डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 1 2 1 10। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। देखो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1 आएगा। और 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9 आएगा। आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करो। -1 में से माइनस करेंगे 1 को तो -2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा। और आखिरी वाली टेबल को यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे, आखिरी कॉलम को। बोलो क्लियर है? इतनी टेबल से हमारा काम चल जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे चलते हैं। तो हमारी डिफरेंस टेबल बनकर के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है? पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है ना, पी। तो अब मैं यहां पर पी की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूं हेयर। अब ध्यान देंगे, देखो भाई यहां पर एक्स तो हमें पता नहीं है, एक्स जीरो कितना है? एक्स जीरो, एक्स की पहली वैल्यू, देखो एक्स की पहली वैल्यू 0 है, तो एक्स जीरो हमारे पास 0 है। ठीक है, इंटरवल डिफरेंस कितना है? अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इंटरवल डिफरेंस 1 का है, तो एच की वैल्यू कितनी है? 1 है। पी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन में एच, वैल्यू को पुट करेंगे। देखो एक्स हमें गिवन नहीं है तो एक्स की जगह पर एक्स ही रखेंगे, और एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है? 0, और एच की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब यहां पर पी की वैल्यू हमारी एक्स आ गई। तो जहां जहां पी आएगा वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे? एक्स पुट करेंगे। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला लिखने वाले हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। तो बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्लियर है? चलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखें जरा। y इक्वल टू वाई जीरो प्लस पी डेल वाई जीरो प्लस
p इंटू पी माइनस वन, p इंटू पी माइनस वन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू इंटू पी माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल और डेल की पावर 3 वाई जीरो, यहीं तक जाना है। और इन सभी वैल्यूज को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए कितना आएगा, y इक्वल टू वाई जीरो। भाई वाई जीरो कितना है, देखो वाई जीरो हमारे पास 1 है, वाई जीरो कितना है 1 है। ये सभी वैल्यूज को हमें यहां पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। ये बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका यूज तो हम कर चुके, वाई जीरो कितना है 1 है। अब ये मत सोचना सर यहाँ तो एफ एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं। ये वाई जीरो कितना है 1, तो चलिए वाई जीरो की जगह 1 पुट कर देता हूं। तो ये 1 प्लस पी कितना है, पी हमारे पास एक्स, पी एक्स के बराबर आ रहा है, तो यहां पर एक्स रखेंगे। नाउ डेल वाई जीरो कितना है भाई, डेल वाई जीरो, ये डेल वाई जीरो है 1 है, तो डेल वाई जीरो की जगह 1 आएगा, मतलब इंटू में 1 प्लस पी कितना है एक्स, पी माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो माइनस 2 है भाई, तो यहां पर माइनस 2 रख देंगे प्लस आगे देखो p की जगह x रखना है, तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 और डेल क्यूब वाई जीरो का मतलब है 12, तो यहां पर आ जाएगा 12। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो y इज इक्वल टू अच्छा y की जगह हम fx लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। 1 प्लस एक्स प्लस, यहां पर देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है भाई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 बच जाएगा, तो माइनस साइन बच जाएगा। तो देखो प्लस माइनस माइनस, अब 2 से 2 तो कट गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहां पर आप देख सकते हैं 6 से आप 12 को 2 टाइम्स कैलकुलेट वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, और इन दोनों फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू माइनस 2 एक्स और माइनस एक्स, तो ये माइनस का 3x आएगा, और माइनस 1 इंटू टू प्लस का 2, भाई मल्टीप्लाई करना है, केवल इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x आएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 4x आएगा। अब यहां पर इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे 2x क्यूब, अब एक्स स्क्वायर की टर्म, तो देखो यहां पर 6x स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर है माइनस का, तो माइनस का 7x स्क्वायर, x देखो कितना है 1x 4x तो 6x, और उसके बाद प्लस का 1, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू है ना, 6x प्लस 1। तो हमसे यही पॉलिनोमियल ही तो पूछा था, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई है। आप इसको y की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन में fx दिया है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन में y की जगह पर fx लिख देता हूं, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए आता है तो बस सिंपल सा यही तरीका है कैलकुलेट करने का, है ना भाई। पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको x की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो सीधी सी बात है आपका आंसर x की फॉर्म में आएगा, और जो भी आएगा वो पॉलिनोमियल होगी, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो, लेकिन होगी पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉलिनोमियल का है, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, समझा देता हूं, जल्दी समझ में आपको आ जाएगा, ध्यान देना जरा। और ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2019 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। हमें एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है जिसके लिए आपको डेटा यहां पर गिवन है,
और एंड में जाकर के आपको फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है 2 पे, तो वो तो बाद की बात है, पहले पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। करने का तरीका अगेन सेम है, डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इस बार डेटा पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 डेटा पॉइंट है, इसका मतलब यहां पर 6 कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आनी चाहिए उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकती है। यानी कि यहां से जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगी उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि 5 हो सकता है 4 हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट 6 हैं तो जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी हाईएस्ट डिग्री 5 होगी, लेकिन 5 से कम भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू को पहले कॉलम में लिख देंगे, y की वैल्यू को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, और उसके बाद हम इस टेबल को करेंगे कंप्लीट। देखो इसमें से 14 माइनस 3 11, 19 माइनस 14 5, 21 माइनस 19 2, 23 माइनस 2 21 2, 28 माइनस 23 5। इसमें से इसको माइनस करो, 5 माइनस 11 माइनस 6, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3। आगे देखो -3 में से माइनस करेंगे -6 को तो प्लस का 3 बचेगा, 0 में से माइनस करेंगे -3 को तो प्लस का 3 बचेगा, और 3 माइनस 0 कितना बचेगा 3। नाउ इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो 0। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो यहां पर 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, लेकिन 5 डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। कारण क्या है, क्योंकि डेल की पावर 4 वाला कॉलम 0 आ गया और डेल की पावर 5 वाला कॉलम भी क्या 0 है। तो इसका मतलब ये है कि 4 वाला कॉलम भी 0 है, 5 वाला कॉलम भी 0 है। इसका मतलब ना तो x की पावर 4 आएगा और ना ही x की पावर 5 आएगा। तो यहां से जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगी उसकी डिग्री भी 3 ही होगी। अगर यहां पर ये 0 0 नहीं आते, अगर मान लीजिए इसमें 0 0 नहीं आते तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाती। अगर ये 0 आता, ये 0 नहीं होता तो 4 हो जाती। लेकिन क्योंकि आखिरी के 2 कॉलम 0 है तो हमारी डिग्री जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 ही आएगी। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले p निकालेंगे। p के लिए x0 कितना है, 1 है, h कितना है, इंटरवल डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हमें x0 की वैल्यू 1 पता है, h की वैल्यू 2 पता है, p निकाल देंगे। p आ गया x माइनस 1 अपॉन में 2। देखो इस बार p की वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 1 अपॉन 2 आ रही है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला कहां तक लिखेंगे, सीधी सी बात है, इस बार हमारी टेबल डेल की पावर 5 तक बनी है, डेल की पावर 5 तक बनी है, तो हमें फॉर्मूला डेल की पावर 5 तक लिखना पड़ेगा। कहीं तक भी लिख सकते हैं, टेबल को देख के लिखना है कहां तक लिखना है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो y0 की वैल्यू कितनी है भाई, y0 की वैल्यू 3 है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखो ये y0 ये x0 है, तो y0 की जो वैल्यू है हमारी वो आपको यहां से दिख जाएगी। कितनी वैल्यू है, 3, तो 3 पुट कर देंगे। तो देखो y0 की जगह 3 आएगा ना। अब यहां पर देखो p इंटू डेल y0, p कितना है, p है x माइनस 1 अपॉन 2, और डेल y0 कितना है भाई, डेल y0 हमारा 11 है। देखो 11 है, पुट कर दिया यहां पर 11। उसके बाद यहां पर देखो p इंटू पी माइनस 1। अब देखो p हमारा कितना है, x माइनस 1 अपॉन 2 है। देखो p की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन 2। तो चलिए यहां पर तो p की जगह आ गया x माइनस 1 अपॉन 2। उसके बाद है p माइनस 1, अगला फैक्टर क्या है, p माइनस 1। तो p कितना है, x माइनस 1 अपॉन 2, इसमें से माइनस 1 करना है। तो देखो अगर आप यहां पर x माइनस 1 अपॉन 2 में से माइनस 1 करोगे और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाले पार्ट को, तो कितना आ जाएगा, x एलसीएम आएगा 2, x माइनस 1 माइनस 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि p माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन 2 आएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही, माइनस करके देख लेना। तो x माइनस 3 अपॉन 2 आएगी। उसके बाद हमारे पास डेल क्यूब y0 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, डेल क्यूब y0 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 है, तो देखो 3 आ गया हमारे पास, कहां गया, एक मिनट, सॉरी मैं अभी इसको लिख रहा हूं ना, डेल स्क्वायर y0। अच्छा डेल स्क्वायर y0 कितना है भाई, -6 है। हाँ तो देखो ये -6 आ गया, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया। देखो मैंने इसके नीचे 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। आगे देखो प्लस, अब देखो यहां पर p है, p की जगह आ गया x माइनस 1 अपॉन 2, p माइनस 1 की जगह आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2, x माइनस 3 अपॉन 2। और अगर आप p माइनस 2 करेंगे तो सीधी सी बात है, p माइनस 2 का मतलब है कि आप x माइनस 1
अपॉन 2 में से माइनस कर रहे हैं 2 को, तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 5/2 आ जाएगा, x माइनस 5/2। तो देखो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ रही है, x माइनस 5/2। उसके बाद डेल क्यूब वाई जीरो की वैल्यू देखिए कितना है, डेल क्यूब वाई जीरो की वैल्यू है 3, तो 3 हमारे पास ये आ गया, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 वैल्यू आ गई, तो ये 6 हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो इसको लिखना है, लेकिन अगर आप ध्यान दें डेल की पावर 4 वाई जीरो कितना है, 0 है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यहां पर कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0 है तो यहां पर कुछ भी हो आंसर 0 आएगा, खत्म। बस अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है आप जरा ध्यान देना। देखो ये हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखो 3x माइनस 11, देखो 11 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 11x माइनस 11/2 आ जाएगा। यहां पर देखो 2 से इसको कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 3 हमारा बच गया, x माइनस 1 x माइनस 3, और अपॉन में कितना बचा, 2 2 जा 4 बचा। सिमिलरली यहां पर इस 3 से 6 को कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, तो ऊपर तो ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे, और नीचे क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ जाएगा, आगे का 0 है। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 16, एलसीएम लेने के बाद अब देखो ये 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 है ना। इसी तरह से पूरा मल्टीप्लिकेशन करके यहां पर लिख देंगे। अब क्या करना है, अब ये न्यूमरेटर जो है इसको आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसको आप अरेंज करके लिख देंगे, देखो x की पावर 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद x की पावर 2 जितनी भी है सबको ऐड कर लो, x वाली टर्म को ऐड कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यही आपके क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब उसके बाद इसमें एक चीज और पूछा गया था हमसे कि x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, जो हमारा आंसर आया है इसमें x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा था। क्लियर है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, और लास्ट क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर रखा है, बस हल्का सा माइनर सा चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो चेंज क्या है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो हमसे क्या कहा गया कि इस टेबल का यूज करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैलकुलेट करना है, हु ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट को कैलकुलेट करना है जिनके नंबर 40 से 45 के बीच में है, 40 से 45 के बीच में। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया है, देखो ये मार्क्स का कॉलम है, मतलब मार्क्स का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम है, मतलब ये वाई का कॉलम है, वाई की रो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो यहां पर क्या कहा गया कि ऐसे बच्चे जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में आए हैं वो 31 है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में है वो कितने हैं, 31 है। उसके बाद कहा गया कि 40 से बीच में ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 40 से 50 के बीच में है वो 42 है, 42। 50 से 60 के बीच में जिन बच्चों के नंबर है वो 51 है, और 60 से 70 के बीच में जिन स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो 35 है, और 70 से 80 वाले कितने हैं, 31 है। और हमसे पूछा क्या गया है कि ये बताओ 40 से 45 के बीच में ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 40 से 45 के बीच में है वो कितने हैं, और यहां पर 40 से 45 का कोई इंटरवल हमें नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको कभी भी डेटा इंटरवल की फॉर्म में दिया हो, जैसे यहां पर है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले उस बात को समझिए। देखिए आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं है ना, और इससे पहले भी अगर आप देखें तो मैथ में और भी कई जगह आ जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा स्टैटिक्स के अंदर कि हमारे पास इस तरह का जब डेटा गिवन होता था तो इस तरह के डेटा को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझना ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जब इस डेटा को चेंज करते हैं तो डेटा किस फॉर्म में चेंज होता है, तो ध्यान से समझना जरा कैसे चेंज होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे बच्चे जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में है वो 31 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 40 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 31 हैं? बात तो एक ही है।
भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 40 से कम है, तो आपका आंसर होगा सर 31 है। कितने हैं? 31 है। तो बस हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। देखो मार्क्स बिलो, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 40 से कम है वो 31 है। आगे देखो, अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 50 से कम है, जिनके नंबर 50 से कम है। तो अब कैसे बताएंगे? देखो अब 50 से कम में तो 40 से कम वाले भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 31 प्लस 42 कितना हो गया? 73। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 50 से कम है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर 73 है। कितने हैं? 73। तो 50 से कम वाले बच्चे हैं 73। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 60 नंबर से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो क्या करोगे? तीनों को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 124। तो 124 स्टूडेंट्स हैं। उसके आगे अब आपसे पूछा जाए कि 70 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप इन सबको ऐड कर दोगे यहां तक, तो कितना आ जाएगा? 159 आ जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 80 से कम है, तो सबको ऐड कर दो। सबके 80 से कम है, 80 से ज्यादा वाला कोई है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरह का जो डेटा, देखिए जब हम इस डेटा को इस डेटा में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें अपने डेटा को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है। कब कन्वर्ट करना है? जब हमें डेटा इस फॉर्म में दिया हो, इंटरवल की फॉर्म में गिवन हो। बोलो बात समझ में आ गई? बस अब कुछ नहीं, और यही हमारी डिफरेंस टेबल है। देखो ये x का कॉलम हो गया, ये y का कॉलम हो गया, डिफरेंस टेबल को कंप्लीट कर देंगे। क्या करेंगे? डेल y कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 42 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 51 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 35 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 31 आएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -16 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -25 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो p की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। हमें यह पूछा गया है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 40 से 45 के बीच में आए हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमें यह पता है कि 40 से कम वाले कितने बच्चे हैं। भाई 40 से कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 31 बच्चों के नंबर 40 से कम आए हैं। हमें यह बताना है कि 40 से 45 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि 45 से कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा। भाई देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 45 से कम हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब हमें यह पता चल जाएगा कि 45 से कम वाले कितने हैं, तो हम लास्ट में जाके क्या करेंगे? हम उन बच्चों को माइनस कर देंगे जिनके 40 से कम है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि 40 से 45 के बीच में कितने हैं। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने बच्चे हैं जिनके 45 से कम है? तो कुछ नहीं करना आपको, जो 45 है उसको x लेना है। क्या लेना है? x लेना है। तो हमारी x की वैल्यू होगी 45 और x0 हमारा कितना है? 40 है। इंटरवल डिफरेंस कितना है? 10 है। बस उसके बाद p की वैल्यू निकाल देंगे, 0.5 आ जाएगी। बस उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कहां तक लिखना है? डेल की पावर 4 तक, क्योंकि हमारी टेबल 4 तक जा रही है। उसके बाद यहां पर देखो सारी वैल्यू को पुट करना है। y0 कितना है? y0 हमारा कितना? ये रहा, y0 31 है। y0 कितना है? 31 है, क्योंकि हमें क्या करना है? इस डेटा का यूज करना है भाई, इस डेटा का यूज करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये डेटा हम क्या करेंगे? यूज करेंगे 31। तो देखो इसकी जगह 31, p कितना है? 0.5, डेल y0 कितना है? डेल y0 देखो 42 है, 42 लिख देंगे वहां पर। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन करना आपको कैलकुलेटर से करनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 47.867 आएगा। लेकिन आपको मालूम है हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 48 है। तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर 45 से कम आए हैं कितने? 48 बच्चे हैं। लेकिन हमसे यह पूछा गया था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 40 से 45 के बीच में। तो बहुत सिंपल है भाई, 45 से कम वाले कितने? 48,
और 40 से कम वाले कितने, 31, तो 48 में से 31 माइनस कर दो तो 40 से 45 के बीच वाले बच्चे आ जाएंगे 17। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। बोलो बात समझ में आ रही है, फाइनल आंसर भी है। देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए अभी तक, और ये 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर x की वैल्यू बीच में थी, यानी कि ये सभी क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमें इंटरपोलेशन, मतलब ये सारे क्वेश्चन इंटरपोलेशन के थे। अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो एक्स्ट्रापोलेशन का हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो एक्स्ट्रापोलेशन के हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, देखो यहां पर तो हमसे ये पूछा था कि 40 से 45 के बीच में कितने हैं, और हमें 40 से कम वाले पता था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप हमें ये बताओ कि 42 से 45 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो अब हमें ये भी नहीं पता कि 42 से कम कितने। भाई हमें ये तो पता है कि 40 से कम कितने, हमें 42 से कम कितने ये नहीं पता, 42 से कम कितने हैं हमें ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको इंटरपोलेशन फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप x की वैल्यू को 42 लेंगे, क्या लेंगे 42 है ना, और x0 को तो 40 लेंगे, और आप इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जिनके नंबर 42 से कम है। उसके बाद आप x को लेंगे 45 और उन बच्चों को कैलकुलेट करेंगे जिनके 45 से कम है, और लास्ट में जाके क्या करेंगे, भाई जिनके 45 से कम है उनमें से माइनस कर देंगे उनको जिनके 42 से कम है, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए। तो देखिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर जितने भी वैरायटी क्वेश्चन की हो सकती थी मैंने सारी वैरायटी आपको करा दी है, इससे ज्यादा वैरायटी यहां पर नहीं है ना। एक दो वैरायटी और बची है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी लगाएंगे और बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो आज मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं इन सभी क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखेंगे तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। यहां पर डीपीपी के अंदर 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कराए हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन याद रखना वहां पर फॉरवर्ड का भी यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेना अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आज के लेक्चर के जैसे ही होंगे, केवल 5% का डिफरेंस होगा। 95% जो काम होगा वो वही होगा जो आज किया हमने। क्लियर है। तो चलिए आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।